नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे चीन की चालबाजियों की, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को भारत के दो टूक जवाब की। मुद्दा यह है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले करीब 1.5 साल से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन के कारण गतिरोध बना हुआ है। असल में पहले की बैठकों में जिन मुद्दों पर सैनिकों के पीछे हटने की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी, चीन उसका भी सम्मान नहीं कर रहा। दूसरी ओर चीन ने भारत के नेताओं की भारत में यात्रा पर ही आपत्ति जताना शुरू कर दिया है, जो पूरी तरह से समझ से परे है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के बयानों को सिरे से खारिज तो कर दिया और दो टूक कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाला चीन समय समय पर इसका मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन इसके पीछे उसकी पुरानी चाल है, सौदेबाजी का पैतरा है, जिसमें वह 2 बार नाकाम हो चुका है। आखिर चीन की ये पुरानी चाल कौन सी है? चीन की मंशा क्या है? चीन की अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से सीमाओं को लेकर टकराव क्यों है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दा देश का है, चीन की चालबाजियों का है। मेरे साथ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी सिवाज जी। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे अश्वनी जी से और इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ पूर्व राजदूत विष्णु प्रकाश जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत अश्वनी जी से। अश्वनी जी, चीन की एक और पैतरेबाजी, पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। अपनी ही बातों से चीन पीछे नहीं हटता, अपनी बातों पर ही अमल नहीं करता। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, ये एक प्रकार से टैक्टिस है प्रेशर डालने की। अगर आप पहले देखें ईस्टर्न लद्दाख पे जिस प्रकार से एक भारत और चीन के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के बारे में बातचीत हुई थी डिसएंगेजमेंट की, कि 3 फेजेज में होगा। फेज 1 में नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में, और फेज 2 में गोगरा और हॉट स्प्रिंग में, और फेज 3 में फिर डेप्सांग में होगा। तो जब हमने फेज 1 में वकेट कर दिया कैलाश रेंज को, तब से चीन जो है उसको पता लग गया कि अभी भारत के पास जो ट्रम्प कार्ड था वो चला गया है। क्योंकि देखो, कैलाश रेंज जो मनोज हमने लिया 29-30 अगस्त को, वो एक बहुत ही आप कहोगे कि जो ऑफेंसिव मैन्यूवर से लिया था, उसको अगले 15-20 साल तक पढ़ाया जाएगा। हमने बिल्कुल चीन को सरप्राइज कर दिया था। वो चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है वो, और वो जो स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे, वो हमारे कब्जे में था। तो एक प्रकार से जब हमने उसको समझ लिया कि भी चीन मान गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट होगी, तो हमने उसको फेज 1 में दे दिया। उसका ये नहीं ध्यान दिया कि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अब जब चीन को कैलाश रेंज मिल गई तो वो गोगरा तो उसने खाली कर दिया। अब जो 13वीं कोर कमांडर मीटिंग थी, हॉट स्प्रिंग के बारे में बात हुई, तो उसने बात करनी स्टार्ट कर दी कि भारत जो है अनप्रैक्टिकेबल और अनइमेजिनेबल जो प्रोजेक्ट दे रहा है, तो और डेप्सांग के बारे में तो बात ही नहीं करा। तो मेरा मतलब यह है कि चीन पे आप ईस्टर्न लद्दाख पे भरोसा नहीं कर सकते। अब उसने अरुणाचल में भी ये ट्रिक स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाउंड्री है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो मैकमोहन लाइन को फॉलो करती है, वो जो कि वाटरशेड प्रिंसिपल पे है। 1914 में ये एक प्रकार से ट्रीटी साइन हुई थी शिमला में, जिसको सर लेफ्टिनेंट कर्नल सर मैकमोहन ने साइन की थी, और वहाँ से तिब्बत के जो ओहदेदार थे, और उस समय चीन ने मानते हैं कि नहीं साइन किया एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मगर उस टाइम तिब्बत जो था एक इंडिपेंडेंट देश था। तो मैकमोहन लाइन को चीन मानता नहीं है। चीन कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश वो एक साउथ तिब्बत का हिस्सा है। वो बिल्कुल गलत है, और इसको अब वो बार बार जब भी कोई हमारा मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या हमारे जो इस प्रकार उपराष्ट्रपति गए हैं, उसके बारे में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन रेज की है। मगर उसको समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। जिस प्रकार से और दूसरी स्टेटों में हमारे जो मिनिस्टर्स
प्राइम मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। तो ये एक पता मुझे लगता है कि चीन को अब उसकी भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में मनोज, हमें भी अपनी रणनीति में फर्क महसूस करना पड़ेगा। रणनीति क्या बदलनी पड़ेगी इसको मैं आपसे समझूंगा, लेकिन विष्णु जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, चीन की जो जमीनी सीमा है वो 22,000 किलोमीटर की है। कोरिया हो, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ चीन की सीमाएं मिलती हैं। पाकिस्तान के साथ चीन की सीमा नहीं मिलती, पर इसके बावजूद चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर के जरिए पाकिस्तान को पड़ोसी बना रखा है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया, ताइवान और जापान की जमीनों पर भी चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन की चालबाजी के कारण यह देश भी परेशान है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आखिर चीन की मंशा क्या है? नमस्कार जी। अगर आप देखें एशिया में तो कौन सा देश है जो इतना बड़ा देश है जैसे भारत है और चीन है? कौन सा देश है जो कि बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है? कौन सा देश है जो कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकती है? तो वो केवल भारत है। चीन चाहता है दुनिया पे और एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में डोमिनेट करना, और उसमें भारत उनको खटकता है। तो उनकी कोशिश ये है सदा से कि किसी तरह भारत को एम्बैरस किया जाए, क्योंकि पहले तो इन्होंने सोचा था विष्णु जी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। विष्णु जी मैं आपके पास दोबारा आता हूं, बात करूंगा आपसे, समझने की कोशिश करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि चीन ने जिस प्रकार अपनी विस्तारवादी सोच अपना रखी है, उसके चलते दुनिया में लगभग हर देश के साथ चीन का टकराव हो रहा है। अश्वनी जी, अगर इस पहलू को हम समझना चाहें, क्योंकि केवल भारत से ही नहीं, चीन से लगता हुआ कोई भी पड़ोसी देश हो, उससे चीन का टकराव है, सीमा को लेकर टकराव है। चीन हर दूसरे देश की धरती पर अपना दावा करता है। आखिर क्यों? क्या मंशा क्या है चीन की? देखो मनोज, इसमें कोई शक नहीं कि वैसे तो चीन का 14 देशों के साथ लैंड जो एक प्रकार से बाउंड्री है, मगर इन सब के साथ कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम है। ऐसे तो 12 देशों से उसने कोई समझौते कर लिए हैं, भारत और भूटान के अलावा, मगर ये जो समझौते हैं उसके बावजूद भी जो चीन की विस्तारवाद गतिविधियां चलती रहती हैं। और 4 देश एक ऐसे हैं जो कि मैरीटाइम डिस्प्यूट में हैं, मैरीटाइम बाउंड्री है। साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, उसके बाद फिलीपींस भी है और वियतनाम भी है। सच्चाई यह है कि जो चीन है वो धीरे धीरे अपना पूरा इलाका को बढ़ाना चाहता है। अगर आप देखो चीन की पुरानी मैप देखें तो ये चीन के अंदर जो इनर मंगोलिया उन्होंने अंदर डाला, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो सिंगजांग प्रोविंस है वो लिया, तिब्बत को कब्जे में किया। तो ये इसका हिस्सा नहीं थे पहले, मगर ये धीरे धीरे इसने कब्जे में कर लिया। तो अब जो चीन की विस्तारवादी गतिविधियां ये सभी देशों के साथ है, कहीं ना कहीं उसकी डिस्प्यूट है। और उसके बाद जो उसने साउथ चाइना सीमा भी किया है, वो आप देखने लायक है कि उसने एक प्रकार से 9 डैश लाइन बना के इसकी जो डिस्प्यूट है वो सभी फिलीपींस के साथ भी है, वियतनाम के साथ भी है, लाओस के साथ भी है, और इसी प्रकार से जापान के साथ है, ईस्ट चाइना सीन में सेमकाकू आइलैंड के साथ। तो मतलब यह है कि आज जो चीन की विस्तारवाद गतिविधियां वो सबके लिए परेशान है, और इसीलिए ये क्वाड बना है और अकुश है, क्योंकि चीन को किस प्रकार से आप घेरोगे। नहीं तो चीन जो है विस्तारवादी गतिविधियां करता जा रहा है, उसका जो राइज है वो एग्रेसिव है और असर्टिव है। ये दूसरे देशों के लिए बड़ा नुकसान है और दूसरों देशों को दबाया जा रहा है। अश्वनी जी, एक तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, बाद में बातचीत की टेबल पर बैठता है, और 13 दौर की बातचीत के बाद भी जिन मुद्दों पर सहमति होती है उनको भी मानने से इनकार कर देता है, बात को घुमाता है। लेकिन दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में चीन की ये चालबाजी, ये क्या दबाव की कौन सी टैक्टिक्स या चालबाजी है, इसे हम समझें। बिल्कुल, देखो अगर आप लद्दाख को देखें तो मुझे लगता है कि उसकी दबाव डालने की टैक्टिक्स इसलिए है कि वो दैप्सांग को नहीं देना चाहता। दैप्सांग का वो है एक प्रकार से आपको इतना प्रेशर डाल रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दैप्सांग को आप भूल जाएं,
जो 1959 क्लेम लाइन पे आया हुआ है, और जब से हमने क्लास रेंज को वकेट कर दिया है, अभी हमारे पास कोई इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं है। अगर आप देखें, देप्सांग जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो अक्साई चीन को डेप्थ भी देता है, और वहाँ पर वो जो उनका वेस्टर्न हाईवे है उसको भी किसी पर हद तक डेप्थ देता है। और जो देप्सांग से वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली, बाईपास करते हुए दौलत बेग ओल्डी को। और देप्सांग का एक ऐसा इलाका है वहां पर जहां पर पाकिस्तान और चीन का कोलिजन हो सकता है। चीन जो है ईस्टर्न साइड से अक्साई चीन से, और पाकिस्तान जो है वेस्टर्न साइड से गिलगित पाकिस्तान से, वो आपके नुब्रा वैली और साइचन को सैंडविच कर सकते हैं। तो इसलिए वो देप्सांग से बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, और देप्सांग पे ना जाने के कारण वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है और कि आप मान जाएं देप्सांग नहीं छोड़ेंगे। और इसी प्रकार से ने हॉट स्प्रिंग पे भी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है। पर सच्चाई यह है कि देप्सांग उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मगर देप्सांग भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से हमने दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बना ली है तो, और डीबीओ में हमने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, तो हमारे पास ये काबिलियत है, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, कि हम इंटरवीन कर सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित पाकिस्तान में, और काराकोरम हाईवे को, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न हाईवे को। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत भी चाहता है कि चीन यथास्थिति करे अप्रैल 2020 की। और इसी में मैं ये कहूंगा कि जो ईस्टर्न जो लद्दाख में है, ये एक गेम है चीन की, कि वो ये प्रेशर इसलिए डाल रहा है कि कहीं ना कहीं उसके मन में है कि आप अक्साई चीन को भूल जाएं, और जो सक्षम गांव वैली दी थी पाकिस्तान ने चीन को, जो 5,600 किलोमीटर है, और ये अक्साई चीन है 38,000 किलोमीटर, उसको भूल जाएं तो शायद वो मान जाएगा कि अरुणाचल जो है वो सदर्न तिब्बत का हिस्सा नहीं। जी बिल्कुल अश्वनी जी, इस प्रकार चीन पूरी दुनिया में जो भी उसके देश, उसके पड़ोसी देश हैं, उनकी ज़मीन पर, उनकी सीमाओं पर जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश करता है, दावा करता है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि चीन किस तरह का तमाशा पूरी दुनिया में कर रहा है, और दुनिया के जो हालात हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश चीन करता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप बताइए। आप कैसे देखते हैं पूरी इन स्थितियों को, कि पूर्वी लद्दाख में पहले चीन ने कोशिश की और भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब अरुणाचल प्रदेश पे चीन बिना वजह का दावा जताता है, लेकिन भारत ने कहा है, दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन चीन की यह कूटनीति है, जो चालबाजी है, जो चालाकियां हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखें कि एक तो वहां के विदेश मंत्रालय की हमेशा टिप्पणी आती है जब भी भारत का कोई बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, पर ये जो हाल ही में बदलाव आया है चीन की नीति में सीमा को लेकर, वो आपको समझना होगा कि जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल शुरू हुआ है, तो सीमा पे जो बराबर तनाव बना रहता है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। अभी आपने कहा कि 13 बार सेना के जो लीडर हैं उनकी बातचीत हो चुकी है, पर जमीन पर उसका कोई फायदा बहुत नजर नहीं आ रहा है। केवल उतना ही नहीं है, उसके अलावा आप देखें कि अगस्त के महीने में ही बाराहोती में उत्तराखंड में बहुत से सैनिक घुसाए थे चीन के, और पिछले 10 या 12 दिन पहले फिर से हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में बुमला के एरिया के आसपास 200 चाइनीज सैनिक फिर से घुस आते हैं। तो ये जो लगातार तनाव बनाए रखने की कोशिश है चीन की, उसके पीछे क्या सोच है चीन की, हमें जवाब देने से पहले वो समझना होगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। चीन को लगता है पहले तो कि लद्दाख में उसने कोशिश की है और भारत ने उसका जवाब दिया है, तो यहाँ शायद उसकी रणनीति जो है वो बहुत सफल नहीं हो पा रही है, और यहाँ वो बातचीत में उलझा के रखना चाहता है। ठीक दूसरी तरफ आप पूर्वी सीमा में देखें तो चीन को लगता है कि यहाँ लद्दाख के मुकाबले में उसको जो वहाँ खनिज पदार्थ हैं, वहाँ जितनी नदियाँ हैं, जहाँ जो हाइड्रो पावर जनरेशन हो सकता है, उसकी आंख उनके रिसोर्सेज पर है। और उसके साथ साथ हमेशा वो तवांग की भी बात करता है कि वहाँ छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था वगैरह वगैरह। तो चीन जो है वो लंबी सोच लेकर चल रहा है कि क्या भविष्य में कभी उसका ये जो सोच है कि हथियार ले इस जमीन को, ये सही हो सकती है, इसमें कामयाब हो सकता है, तो इससे क्या उसको फायदा होगा।
तो आप पिछले कुछ सालों में देखें कि उसका पूर्वी सीमा की तरफ भी ध्यान बहुत सीधी तरह से बढ़ा है। और वो इसीलिए आप देखें कि वो जिसको सांगपो रिवर कहते हैं, जब ब्रह्मपुत्रा भारत में कहते हैं, उस पे डैम लगातार बनाता जा रहा है, वहां से नदियों की डाइवर्शन की बात करता है। तो ये समझना होगा कि चीन की रणनीति पश्चिमी सीमा जो हमारी भारत चीन की है उस तरफ एक तरफ है, और उसके साथ साथ ये पूर्वी सीमा पर भी जो उसका ध्यान बढ़ता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसी साल जनवरी के महीने में एक छोटा गांव बसा दिया था चीन ने भारत की सीमा के अंदर, वो भी बात उठी थी। तो ये धीरे धीरे ये जो उसका झुकाव है वो मुझे लगता है कि पूर्वी सीमा की ओर भी बढ़ रहा है, और अपनी तरफ वो इस सीमा से लगते हुए क्षेत्र में लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, रेलवे लाइंस बनाता जा रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, सड़कें बना रहा है, ताकि उसको यदि यहाँ कभी प्रभाव बनाना पड़े या कुछ हो सकता है कि युद्ध का हालात बने, तो उसको किस तरह से वो बहुत ज्यादा ताकत अपनी दिखा सकता है भारत को। और ये जानना जरूरी होगा कि ये केवल छोटा भूमि को लेने की बात तक सीमित नहीं है। जैसे जनरल शहबाज ने कहा पहले कि ये जो भारत की उभरती हुई छवि है पूरे विश्व स्तर पर, उस पर भी वो अंकुश या चोट करना चाहता है। और ये बात भी सही है कि जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, हाल ही में कुछ महीनों में ताइवान पर जिस तरह का असर हुआ है, तनाव वहां बना है, उससे पहले दूसरे देशों के साथ तनाव बना रहता है, तो चीन को ये लगातार कोशिश करते हम देखते हैं कि वो दुनिया भर में अपना जो ताकत है उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, और उसमें क्या क्या रणनीति वो अपनाता है और अपने लोगों को क्या समझाता है कि किस तरह से वो लगातार यहाँ तनाव बनाए हुए है। ये चीज यदि हम अच्छे से समझ सकते हैं तो फिर हमें अपनी रणनीति उसके जवाब में बनानी चाहिए। वो रणनीति और मुझे लगता है कि ये तनाव जाने वाला नहीं है, क्योंकि चीन को अभी हाल ही में एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी चुनौतियां उनके घर में है आज, उनके यहाँ बिजली के उत्पादन में कमी हो रही है, फैक्ट्री में उत्पादन की कमी हो रही है, वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अगले साल जो जनरल सेक्रेटरी का उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, और उनको पहली बार तीसरा कार्यकाल लेने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरह से यदि उनको लगता है कि तनाव में सीमा में रहेगा, तो शायद राष्ट्र उनके पीछे या पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहेगी, उनको तीसरी बार फिर से कार्यकाल दिया जाएगा। जी, तो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। जी स्वर्ण सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने बात कही रणनीति अपनानी होगी भारत को, वो रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि देश में एक वर्ग है जो विशेषज्ञ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी एक बात कहते हैं कि भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को त्यागने पर विचार करना चाहिए। ये वन चाइना पॉलिसी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल मनोज सही कहा। और ये ऐसा नहीं कि भारत ने कोशिश नहीं की। आपको याद होगा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बात कही थी वहां के विदेश मंत्री वांग यी को कि जब तक भारत एक चाइना की बात करता है तो चीन को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक भारत की सोच लेकर आगे चले। तो वो इशारा तो था उस बात में कि क्या भारत को अपनी इस सोच पर दोबारा सोचना होगा कि हमारी जो वन चाइना की नीति है उसमें बदलाव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस तरह के इशारे दिए गए हैं चीन को पहले, और चीन समझता है कि उसका क्या प्रभाव हो सकता है चीन पर। इसीलिए आप देखें कि चीन जो है वो जिसको अनियन पीलिंग कहते हैं ना, कैबेज पीलिंग, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली वो चीजें करता है, बड़ा कोई कदम नहीं लेता जिससे बहुत आक्रोश हो जाए। तो जैसे अभी लगातार बातचीत कर रहा है लद्दाख में, अभी मालदो में जो 13वीं बार उनकी बातचीत हुई, तो बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है, पर बातचीत में समझ बनाने में अड़चने डालता है, और जो समझ बनती है उसको जमीन पर कार्यान्वित करने नहीं देता है जी। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी शरारतें करता है, मुझे लगता जी। शरारतें करता है या चालबाजी इसके पीछे चीन की है, भरोसा करना मुश्किल है। अश्वनी जी, कड़ा रुख भारत दिखाए, इस बात को लेकर तमाम लोग अपने अपने विचार रखते हैं। उसमें से एक विचार वन चाइना पॉलिसी को त्यागने का भी आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन की सीमा भारत से नहीं लगती थी। बिल्कुल, इस पर आपका क्या कहना? देखो मनोज, मैं इस बात बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हमने वन चाइना पॉलिसी को एक प्रकार मान के अभी जो चीन को लगता है कि भारत ने तो ये मान लिया है, मगर मुझे लगता है इसको दोबारा रिविजिट करना चाहिए ये वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि तिब्बत जो है और आपने बिल्कुल ठीक बोला, भारत और चीन का बॉर्डर तो मिलता ही नहीं है, भारत और तिब्बत का बॉर्डर मिलता था। और आज की तारीख में हमें तिब्बत के अंदर दलाई लामा हमारे पास है, यहाँ पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। तो एक हमें भी ये थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा चीन को कि हम ये नहीं है कि वन चाइना पॉलिसी मान के बैठे हुए हैं, इसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। हम ताइवान के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जिस प्रकार से ताइवान एक
इंडिपेंडेंट देश है। हम हांगकांग के बारे में बात कर सकते हैं, जो न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आया है चीन, जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन उन्होंने। तिब्बत को हम एक ऑटोनमस रीजन मान सकते हैं। तिब्बत की जो हम वन चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, वहाँ के ह्यूमन राइट के बारे में। वीगर मुसलमानों को जो सिंगजांग प्रोविंस के अंदर ये एक प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है, उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये एक ऐसा लगता है कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अभी कड़ा रूप अपनाना चाहिए। अगर हम चीन के साथ दब गए तो फिर चीन दबाएगा। आज की तारीख में हम मिलिटरली स्ट्रांग हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, हम आंखों में आंखें देख के चीन को देख सकते हैं। और मुझे लगता है चीन अगर ऐसी कार्रवाई करता है तो समय आ गया कि हमारी जो ये वन चाइना पॉलिसी है इसको भी हम दोबारा रिविजिट करें और सोच विचार करें, और चीन को ये बताएं कि हमारे पास भी बहुत पहलू हैं। जी स्वर्ण सिंह जी, अगर बात ताइवान की जाए। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी स्वर्ण सिंह जी, अगर बात ताइवान की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए, मानवाधिकार की बात की जाए, तिब्बत में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन की सेनाओं द्वारा, चीन के सैनिकों द्वारा किया जाता है, वो भी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। तिब्बत के लोग समय समय पर इसकी आवाज उठाते रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब वन चाइना की बात हम करेंगे तो तिब्बत की बात होगी। मुझे लगता है कि ये हमेशा से कहा गया है कि भारत के पास एक तिब्बत कार्ड है। चाहे उनकी वो दलाई लामा के भारत में होने की बात हो, जब बहुत से तिब्बती शरणार्थी हैं यहाँ उनकी बात हो, तो उनको किस तरह से अपनी चीन की नीति का हिस्सा बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हाल में आया है। जिस तरह से आप देखें कि वहाँ के जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल के, उनको किस तरह से अब हम देखते हैं अक्सर टेलीविजन स्टेशंस में टिप्पणी करते हुए, या हमारी जो फ्रंटियर फोर्स थी उसको किस तरह से अब मान्यता दी गई है, वहाँ उसमें जो शहीद होते हैं उनको पूरा उनको इज्जत मिलती है। तो भारत ने भी जब ताइवान के साथ रिश्तों में बदलाव आया हो, तो ऐसा नहीं कि भारत ने भी जवाब में वो ऑनियन पीलिंग वाली छोटी छोटी बदलाव लाना शुरू नहीं किया है, भारत ने भी शुरू किया है उसमें। तो शायद इसीलिए चीन कुछ हद तक रुका भी हुआ है। आप देखें कि वो सैनिक भेजता तो है पर वापिस भी बुला लेता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप यदि याद करें कि 1962 के युद्ध में इसी अरुणाचल प्रदेश में जब चीन के सैनिक घुस आए थे, तो फिर वापस क्यों चले गए थे? यदि उनको लगता था कि ये मैकमोहन लाइन मान्य नहीं है उनको, तो क्यों नहीं रुके यहाँ? इसका मतलब कहीं सोच थी चीन में ये कि ये मैकमोहन लाइन है, इसको कुछ हद तक मान्यता मिल चुकी है, इसलिए जो उस युद्ध में सैनिक भारत के अंदर घुसे थे वो वापस चले गए थे अपने आप। तो इसका क्या कारण है? क्या चीन सचमुच मानता है कि ये मैकमोहन लाइन सच्ची है और इसको मान्यता मिलनी चाहिए, और उसके वजह से भारत और चीन में आपस में शांति बनाई रखनी चाहिए या बन सकती है? तो क्या वो फिर केवल ये एक प्रदर्शन का एक तरीका है उसका, कि वो केवल ये जतलाना चाहता है कि वो बड़ी शक्ति है, उसका प्रभाव ज्यादा है? मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई भी देश दूसरे देश की भूमि हथिया सकता है, ये संभव ही नहीं है। पूरा विश्व एकजुट होकर उसका सामना करेगा। उसकी उदाहरण देखें तो जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो पूरी दुनिया एक साथ हो गई थी। तो चीन मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह का दुस्साहस करेगा कि भारत की भूमि को घुसकर जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करेगा। पर ये लगातार जो आंख में चौनी खेलने का तरीका है कि आप सैनिक भेजें, फिर सैनिक वापस बुला लें, फिर कभी वहां कुछ तंबू गाड़ दें, फिर 2 महीने बाद तंबू हटा लें, अपने बातचीत लगातार करने की कोशिश करें पर कोई उसमें साझा समझ ना हो और जमीन पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये केवल मुझे लगता तनातनी 2 देशों, जो बड़ी शक्तियां हैं, 2 बड़ी शक्तियों के बीच में आपस में एक तरह का अपनी शक्ति प्रदर्शन का ही शायद तरीका उसमें है, और भारत शायद इस चीज को समझता है। इसीलिए आप देखें कि चीन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है भारत के ऊपर। उसको धीरे धीरे वहां जहां से सैनिक उनके आए हैं वो वापस उनको जाना होगा, और लगातार वो बात भारत से करता रह रहा है। ये दिखाता है कि उसको भारत को वो बिल्कुल नकार नहीं सकता कि भारत से उसको बात नहीं करनी है। आप कभी दूसरे देशों के साथ देखें कि उसका जो जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी आजकल कहते हैं, कि किस तरह से वो बड़ी कड़े शब्दों में दूसरे देशों से बात करता है। भारत के प्रति वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल। तो भारत भी एक उसी तरह से धीरे धीरे इंक्रीमेंटल तरीके से शायद मुझे लगता है जवाब देता है, कि जैसे उसके सैनिक आते हैं तो उनको खदेड़ देता है पीछे, बिल्कुल। और उनको हताहत नहीं करता, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जैसे चीन
जो रणनीति अपनाता है, भारत भी ठीक उसी भाषा में उनको जी जवाब बिल्कुल देता है। बिल्कुल। पर पूर्वी ये लद्दाख आपस में जी, पूर्वी लद्दाख में भारत ने दिखाया अभी मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भी दो टूक चीन को बता दिया भारत के विदेश मंत्रालय ने कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अगर वन चाइना की बात होती है तो वन इंडिया की बात भी उन्हें माननी पड़ेगी और उसी पे ही बातचीत हो सकती है। अश्विनी जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूं तो तमाम देश चीन से परेशान हैं। भारत विस्तारवादी सोच को लेकर समय समय पर विभिन्न मंचों से इस ओर इशारा संकेत करता भी रहा है। आपको लगता है दुनिया को अब चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है मनोज, ये जो क्वाड बना है वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप क्वाड का देखें, प्रिंसिपल है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। उसका मतलब है कि जहाँ पर दादागिरी, विस्तारवादी गतिविधियाँ कर रहा था चीन, उसको करने के लिए अगेंस्ट ये क्वाड बना था। ये 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसके कारण चीन डरा हुआ है, तभी तो इसको बोलता है कि ये ऐसे नेटो है। और ऑकुस भी आने से, ऑकुस के आने से ऑस्ट्रेलिया की भी काबिलियत बढ़ गई। इसका मतलब जो क्वाड है आज इतनी काबिलियत है कि वो प्रेशर डाल सकता है। जाहिर सी बात है जो चीन की विस्तारवादी सोच है उसको लेकर चीन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ जिसकी भी उसकी सीमा चीन के साथ लगती है, चीन का टकराव है। लेकिन भारत ने हमेशा दृढ़ता के साथ एक संकेत संदेश दिया है चीन को कि भारत का हर हिस्सा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, पूर्वी लद्दाख हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत एक है। अश्विनी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।